सो यार ग्लोबल चैलेंजेस के बाद भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% बढ़ गया है, लेकिन ओनली इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने से इंडिया ग्रो तो नहीं करेगा। इंडिया को ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं इंडिया पूरी तरह से ग्रो कर सकेगा। आज इंडिया आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे होने के बाद भी हम लोगों को इनमें से कितनी सारी प्रॉब्लम्स को देखने को मिलती हैं, जिनमें कि बेरोजगारी, कुपोषण, गरीबी, भ्रष्टाचार, राजनीति, पॉलिटिक्स, प्रॉपर एजुकेशन ना मिलना, महंगाई का बढ़ना, वुमेन सेफ्टी, टेररिज्म और एक बहुत बड़ा कारण किसानों को जो उनकी फसल है उसका प्रॉपर रेट ना मिलना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया को आज़ाद होने के 75 साल के बाद भी ग्रो होने से रोकती हैं। हे टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका टाइटल है Why India doesn't grow after 75 years of independence। आज इंडिया ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे रीजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली 5 रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, करप्शन। इंडिया में करप्शन की हालत क्या है ये तो आप सभी को पता है। अगर आज आप कोई छोटे से छोटा काम कराने के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि आपको वहाँ करप्शन का हिस्सा बनना पड़ता है, जाने और अनजाने में। आज आप किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिस में अगर अपना काम कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको रिश्वत देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी मजबूरी होती है और हो सकता है कि अगर आप पैसे ना दें तो आपका काम भी ना हो। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि जो आदमी वहाँ पर बैठा है उसने अपनी पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, बहुत सारा टाइम खर्च किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पैसे इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सही चीज़ नहीं है, ये केवल करप्शन को ही बढ़ावा देता है। इंडिया ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देशों में करप्शन के मामले में रैंक हासिल कर रखा है, यानी कि इंडिया के अंदर में करप्शन इतना ज़्यादा है कि दुनिया भर की जो करप्शन की लिस्ट है उसमें भी इंडिया रैंक कर रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग भारत का 180 कंट्रीज़ के देशों में 85th पोजीशन है, यानी कि इंडिया 180 कंट्रीज़ हैं उनमें 85th पोजीशन पर है करप्शन के मामले में। इस रिपोर्ट से ये तो साफ पता चलता है कि भारत के अंदर करप्शन कितना ज़्यादा है और इसे सुधारने के लिए कितने ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। एक अकेले आदमी से तो ये नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम सब मिलकर ट्राई करेंगे तो शायद करप्शन को किसी एक लेवल पर जाकर हम बंद कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स को जो लोग बुरा कहते हैं, जो स्विस बैंक है, उसमें भारत का जो पैसा है वो 50% बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, जो कि पिछले 14 सालों में सबसे ज़्यादा हायर लेवल पर आ पहुंचा है, यानी कि 30,500 करोड़ रुपए भारत का है जो कि स्विस बैंक में है। और ये जो आंकड़े हैं वो 16 जून 2022 तक का बताया जा रहा है। बात करें 2020 के लास्ट में तो ये जो आंकड़ा था वो करीब 27,700 करोड़ रुपए था। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में करप्शन का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा है। रीजन नंबर 2, पॉवर्टी और स्टारवेशन। 23 जुलाई 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में पॉवर्टी के आंकड़े बताए थे। इन आंकड़ों में बताया गया था कि देश में 27 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन है जो उससे नीचे हैं, और ये जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग होते हैं उनको इस तरह मेज़र किया जाता है। गाँव में 26 रुपये पर डे खर्च करने वाले और शहर में 32 रुपये पर डे खर्च करने वाले जो शख्स हैं उन्हें इस लाइन के नीचे रखा जाता है। यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में 10 में से हर तीसरा आदमी गरीब यानी कि पुअर माना जाता है। देश के सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, जहाँ की 40% आबादी ही गरीब है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन आंकड़ों को बताते हुए कहा है कि देश की 22% आबादी आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे अपनी लाइफ जी रही है। इनमें से छत्तीसगढ़ में 40% आबादी ही गरीब, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 30% तक आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। लोकसभा में सरकार के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 21.9% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मतलब कि देश में हर 100 में से 22 लोग गरीब हैं। ये जो आंकड़े बताए गए हैं वो सिर्फ 2011 और 2012 तक के हैं। उसके बाद से पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने वाले लोगों का कोई हिसाब नहीं है। स्टारवेशन। इंडिया में गवर्नमेंट तो बहुत आई, लेकिन गरीबी और स्टारवेशन को दूर नहीं कर सकी। जब रूलिंग में कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने तो गरीबी मिटाओ पर जोरों शोरों से नारे भी दिए थे, लेकिन पॉवर्टी और स्टारवेशन को पूरी तरीके से नहीं मिटा सकी। इंडिया में 3 कैटेगरी के लोग एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि रिच, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। साल 1951 के लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण से ये उम्मीद की जा रही थी कि जो ग्रोथ है वो ऊपर के लोगों से रिस्क कर नीचे तक पहुंचेगी, यानी कि जब ऊपर के लोगों की ग्रोथ होगी तो उसके बाद नीचे के लोगों की ग्रोथ जेन्युइनली हो जाएगी।
अगर इस बीच हम भारत को चीन से कंपेयर करें तो जो चीन की नीति रही है वो हमेशा ज़्यादा इंक्लूसिव रही है भारत के कंपैरिजन में। इंडियन गवर्नमेंट का शुरू से यही मानना रहा है कि जब ऊपर के लोगों की ग्रोथ होगी तो वो ग्रोथ नीचे के लोगों तक अपने आप आ जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इंडिया की जो ग्रोथ है वो जैसी थी वैसी ही रही है। ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन आज भी देश में 19 करोड़ से ज़्यादा लोग बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। 2017 में नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सो जाते हैं। वहीं देश में भूख और कुपोषण के कारण 5 साल से कम उम्र के 4500 बच्चों की हर दिन मौत हो जाती है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि स्टारवेशन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में अकेले भूख से हर साल 3 लाख बच्चों की मौत होती है। अगर हम हंगर इंडेक्स पर थोड़ी नज़र डालें जिससे पता चलेगा कि जो हमारी कंडीशन है वो पर ईयर गिरती जा रही है। 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत 116 देशों से गिरकर 101वें स्थान पर आ गया है। 2020 में जहां भारत 107 देशों में 94वें पोजीशन पर था, वहीं 2021 में 116 में से 101वें पोजीशन पर आ गया। हाउ अमेजिंग। भारत का जो GHI स्कोर है वो भी नीचे गिरता जा रहा है। जो साल 2000 में 38.8 था, 2012 से 2021 के बीच ये 28.8 से 27.5% के बीच तक आ पहुंचा है। सो इन आंकड़ों को देखकर ये तो साफ पता चलता है कि इंडिया के अंदर अभी भी पॉवर्टी और स्टारवेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह ख़त्म नहीं की जा सकी है। रीज़न नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम आज़ाद हुए थे तब देश की जो पॉपुलेशन थी वो 34 करोड़ के आसपास थी, लेकिन जब 1991 में देश की पहली जनगणना हुई थी उस टाइम जो हमारी आबादी थी वो 36 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी तब इंडिया की आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई और 2011 के बाद अभी तक जनगणना हुई नहीं है। अगर हम अनुमान लगाएं तो आधार बनाने वाली कंपनी UIDAI के अकॉर्डिंग जुलाई 2022 तक देश की जो आबादी है वो 137 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। यानी कि ये बात तो बहुत ज़्यादा साफ है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ ही है। अगर इंडिया में पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती रही तो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को और बढ़ते हुए देखा जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO ने 1972-73 में अपना पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक उस समय कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.35% हुआ करता था और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो आखिरी आंकड़ा था वो साल 2018 और 2019 में दिया गया था। इस आंकड़े के मुताबिक देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.8% थी। हालांकि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जुलाई 2021 में बेरोजगारी रेट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.95% तक था। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इंडिया के अंदर आज बहुत बड़ी हो चुकी है। रीजन नंबर 4, इन्फ्लेशन। आज़ादी के 75 सालों में आम आदमी की जो कमाई है वो तो बढ़ी है, लेकिन इसके पीछे पीछे महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ी है। 1950-51 में देश में एक आम आदमी की जो सालाना कमाई थी वो 274 रुपये जो कमाई हुआ करती थी उस टाइम के लोगों के लिए सही थी, क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी। लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो इस अमाउंट में कुछ नहीं होने वाला। आज 274 रुपये में तो महीने भर का डेटा प्लान भी नहीं आता, लेकिन उस टाइम के लोगों के लिए ये उनकी साल भर की इनकम हुआ करती थी। आखिर आज़ादी के बाद से अब तक महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। भारत को साल 1974 में आज़ादी मिली थी और उस वक्त 50 के दशक में महंगाई की जो रेट थी वो करीब 2% थी और उसके बाद से 1950 और 1960 के बीच से जो महंगाई की रेट है वो टोटली ऊपर ही बढ़ती रही है और 1956 और 57 के बीच इंडस्ट्रियलाइजेशन के यूज के लिए ये जो परसेंट था वो 13.8% तक हो गया था। अगर हम बात करें स्क्रैप बॉक्स की एक रिपोर्ट की तो 1960 के बाद महंगाई की जो रेट है वो करीब 6% तक बढ़ी है। हालांकि साल 1969 तक आते आते इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी देखी गई थी और इसको एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था इस टाइम पर, क्योंकि इसी टाइम पर हरित क्रांति आई यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल हो गया, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। जब 1970 में इन्फ्लेशन एवरेज 7.5% था, उसके बाद 1973 के पहले तेल झटके के बीच 1974 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 250% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। ये वो टाइम था जब पहली बार आज़ादी के बाद 1973-74 में इन्फ्लेशन रेट कंट्री के अंदर 20% को पार कर गया था, क्योंकि इंडिया में जो तेल का इम्पोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से देश में तेल के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे।
लेकिन जब भी महंगाई की रफ्तार कम नहीं हुई। इस टाइम पर जो महंगाई रेट थी वो करीब 9.2% के आसपास, और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन उस टाइम पर जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो भी माना जाता है। और साल 1951 में तो ये जो महंगाई की रेट है वो 13.9% तक हो गई थी, लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें कमी आती गई। जब 2014 के बाद से फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ इन्फ्लेशन का जो रेट है वो नीचे आ गया है, उस टाइम जीएसटी जैसे उपायों को लागू किया गया तो उसे ठीक करने के लिए, और जिसका रिजल्ट आज हम सभी के सामने है। लेकिन इंडिया में जब कोविड आया उस टाइम पर जो इन्फ्लेशन रेट था वो 6.6% तक हमें देखने को मिला था। महंगाई का जो ग्राफ है वो टोटली ऊपर और नीचे होता रहता है, बट फिर भी इस ग्राफ को स्टेबल करने की जरूरत है। रीजन नंबर 5, पॉलिटिक्स। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इस टॉपिक को हम ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। भारत में अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो उसके बारे में हम सभी को पता है कि पॉलिटिक्स हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया ग्रो नहीं कर पाया है, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियन का मकसद ही होता है कि वो पार्टी में रहें और अपना काम बनाएं, ना कि जनता का और ना कि कंट्री का। और ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा डर्टी मानी जाती है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी इंडिया की जो हालत है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी ग्रो करी हैं। चाइना, जापान जैसी कंट्रीज बहुत जल्दी ग्रो करी हैं। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल दुबई का लें तो दुबई ने पिछले 20 सालों में जितनी ग्रोथ करी है वो इनक्रेडिबल है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी ग्रोथ करी नहीं जा सकती है, बट लोगों को उतनी ग्रोथ करनी नहीं है। सो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न पॉलिटिक्स भी है। सो ये थे वो 5 रीज़न जो कि हमें लगते हैं कि इंडिया की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रुकावट बनी हुई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इन पॉइंट से कितना सहमत करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।